हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लीगल एड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इस वाले टॉपिक को हम लोग डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हम लोगों ने जो हमारा यूनिट नंबर 6 है दैट इज लीगल सर्विसेज स्टार्ट कर दिया था और इस पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। इस यूनिट में बेसिकली हम लोग फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं। और फ्री लीगल एड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो एडवोकेट हायर नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है। जो जेल में जो प्रिजनर्स हैं वो कोर्ट तक अपनी बात ही नहीं लेके जा पाते क्योंकि उनके पास एडवोकेट नहीं होते हैं जो कि कोर्ट में उनके लिए अपील डाले, जो कि कोर्ट में उनके लिए कोर्ट में उनके लिए केसेस लड़े। सो इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया में ये वाला सिस्टम थोड़ा सा एक तरीके से देखें तो बहुत गड़बड़ सा है। सो इसलिए कॉन्सेप्ट आया फ्री लीगल एड का कि जो गरीब हैं जिसको कि सरकार खुद एडवोकेट प्रोवाइड करे जो कि उनके बिहाफ पे केस लड़ेंगे। अब इस यूनिट में हमने और भी बहुत सारी तमाम चीजें बात कर ली, लाइक जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह है, लाइक कि ये जो लीगल एड का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है, किंग ऑफ बेबीलोन दैट इज हम्मुरबी, वहां से इस कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ है। फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बढ़ते गया है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लीगल एड बाय स्टेट। उसमें हमने क्या समझा था? उसमें मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी कि अलग अलग कौन कौन सी कमिटी बनी है उनके ईयर के साथ में, जहाँ पे ये लीगल एड वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में इवॉल्व हुआ है और इंडिया में अलग अलग कमिटीज़ ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है इसके बारे में हमने बात की थी। मोर और एवर वही वाली बात है कि ये वाला जो यूनिट है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है या फैक्चुअल कह सकते हैं हम इसे। ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ते थे, है ना, या आपने वो पढ़ा है मेरी वीडियोस देख के, क्योंकि वहाँ टेक्निकल चीज़ें थी तो थोड़े से मज़े भी आते थे। लेकिन क्योंकि हमारी बुक में और हमारे एग्जामिनेशन का पार्ट है तो हमें सारी चीज़ें कवर अप करनी है। कोशिश ये की जा रही है मेरे एंड से कि मैं आपको चीज़ें बहुत इजी वे में समझाऊं, आपको पूरी थाली अच्छे से परोस के दूं, खाना आपका काम है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कहीं लीगल एड की बात की गई है, उसमें क्या कहीं फ्री लीगल एड की बात की गई है। हम इस बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। The 42nd Amendment of the Constitution inserted Article 39A in the Constitution, which is as follow. अब आपकी बुक में यहाँ पे द 1976 अमेंडमेंट यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो बुक में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें, आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं दी गई है। इनफैक्ट लीगल स्टडीज़ की बुक में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी गलतियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 1976 में उसको लेके आया गया था, उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया है? इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 39A इंसर्ट कर दिया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या है? आर्टिकल 39A इंसर्ट कर दिया। नाउ आर्टिकल 39A इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज या फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो आर्टिकल 39A है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, वो डीपीएसपीज का पार्ट है या फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। वो डीपीएसपीज का पार्ट है, फंडामेंटल का पार्ट नहीं है। सो आर्टिकल 39A इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब आर्टिकल 39A क्या बोल रहा है, आर्टिकल 39A क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है उसको समझते हैं। द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इन शैल in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizens by the reasons of economic or other disability. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेट है दैट इज जो सरकार है उसको ये कोशिश करना चाहिए, उसको अपना लीगल सिस्टम इस तरीके से रखना चाहिए कि सबको न्याय मिले। क्या हो? सबको न्याय मिले। ठीक है, और सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जस्टिस को एक्सेस करने के लिए, कोर्ट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है,
सरकार को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि या तो वो कोई लेजिस्लेशन बना दे, या तो वो कोई कानून बना दे, या फिर कोई स्कीम्स वगैरह लेके आए जिससे कि जो गरीब लोग हैं जो कि एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते हैं वो भी हायर कर पाएं और उनको भी न्याय मिले। सब इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए, जितने भी लोग हैं उन सबको न्याय मिलना चाहिए। किसी को भी न्याय इस कारण से नहीं मिल पाए क्योंकि वो या तो आर्थिक रूप से वो कमजोर है या फिर कोई उसे और डिसेबिलिटीज है, ठीक है। सो इस वजह से ऐसा नहीं हो कि उसको न्याय नहीं मिल पाए, ठीक है। तो जो गरीब लोग हैं वो उनको न्याय क्यों नहीं मिल पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो एडवोकेट को हायर नहीं कर पाते, उनके पास इतने रुपए नहीं होते और कोर्ट की फीस अलग, फिर उसके बाद में केस भी तारीख पे तारीख चलती है, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए जो पुअर पीपल होते हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना ही चाहते हैं। इवन पुअर छोड़ो, जो मिडिल क्लास पर्सन होता है वो भी ये सोचता है, आपने भी देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में, कि कहाँ कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, कोशिश कर लो बाहर ही मामला निपट जाए। वो क्यों? क्योंकि सबको पता है यहाँ प्रोसीजर बहुत लंबा है, क्योंकि सबको पता है यहाँ रुपए बहुत लग जाएंगे। सो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी एडवोकेट दिया जाए। क्लियर? सो ये जो आर्टिकल है, ये वाली जो चीजें हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ऐड की गई है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज आर्टिकल 39A के द्वारा इस चीज को ऐड किया गया है। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ अब ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? ग्रैनविल ऑस्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं। ये क्या कहते हैं इसे समझते हैं। As pointed out by Granville Austin, the portion of the Constitution detailing the fundamental rights and directive principle of state policy are meant for social revolution. बेसिकली ग्रैनविल ऑस्टिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कमेंट कर रहे हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन कह रहे हैं कि जो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सोशल रिवॉल्यूशन लाने के लिए है। वो क्या है? वो सोशल रिवॉल्यूशन लाने के लिए, मतलब सोसाइटी में रिवॉल्यूशन लाने के लिए। कैसे है? अगर आपने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें कि स्टेट किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, उसमें ऐसा है कि सारे पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसमें ऐसा लिखा है कि सारे लोग इक्वल हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आप देखो तो उसमें ऐसा है कि सरकार फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, उसमें ऐसा है कि सरकार एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसमें ऐसा है कि सरकार हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करे। तो अगर आप ये देखो इन राइट्स को, अगर आप फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाए, अगर पूरे डीपीएसपीज इंप्लीमेंट हो जाए, पूरी फंडामेंटल राइट्स का अच्छे से पालन हो, किसी की भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं हो, सारे इंडिविजुअल्स अपनी फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से एंजॉय करें, तो एक तरीके से हमारी सोसाइटी में रिवॉल्यूशन का काम करेगा। हमारी सोसाइटी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, हमारी सोसाइटी में कितना डेवलपमेंट होगा, हमारी सोसाइटी में लोग कितने पीसफुल तरीके से रहेंगे। इसलिए ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मेंट फॉर सोशल रिवॉल्यूशन। वो क्या है? वो सोशल रिवॉल्यूशन का काम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कर रहे हैं? सोशल रिवॉल्यूशन का काम कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ द रिवॉल्यूशन इंटेंड्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वालिटी। द वर्डिंग ऑफ आर्टिकल 39A reiterates that the kinds of equality which shall promote access to justice for all by creating equal opportunity। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सोशल रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसका काम है कि सोशल जस्टिस, ये जो सोशल रिवॉल्यूशन है ये इक्वालिटी के बेसिस पे आए। इक्वालिटी के बेसिस पे कैसे आए? कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो इक्वल हो। इक्वल नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इक्वल इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास में इक्वल राइट्स हो, उनके पास में इक्वल अधिकार हो। ठीक है, मनी के मामले में इक्वल होना एक हम कहते हैं कि एक बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। ठीक है, एक वैसी चीजें हैं जो संभव होना बहुत मुश्किल है कि सबके पास इक्वल रुपए हो। ठीक है, इक्वल इन द सेंस कानून की नज़र में इक्वल, सबके पास में इक्वल राइट, सब लोग अपनी राइट्स को इक्वली इंजॉय कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे बात की गई है कि ये जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन किसके बेसिस पे है? ये रिवॉल्यूशन बेस्ड है जस्टिस और इक्वालिटी के बेसिस पे। द रिवॉल्यूशन इंटेंड्स टू ब्रिंग सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वालिटी। यहाँ पे सोसाइटी में जस्टिस एस्टैब्लिश हो और वो जस्टिस इक्वालिटी के बेसिस पे हो। द वर्डिंग ऑफ आर्टिकल 39A
retaliates that the kind of equality which states shall promote access to justice for all by creating equal opportunity. आर्टिकल 39A भी जो बोलता है कि जो हमने कहा कि जो फ्री लीगल एड होना चाहिए वो फ्री लीगल एड इस बेसिस पे होना चाहिए कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। क्या हो? सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सब लोगों के लिए जस्टिस एक्सेसिबल हो। That this the constitution guarantee that was often violated then observed is visible in many of the cases brought before the courts including the apex court. और फिर यहाँ पे क्या कहा गया है? Among many crucial reasons for this, it is evident that technical application of statutory law or constitutional obligation is inadequate. Only a fair procedure can ensure the concept of equality and access to justice. अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हमको दी गए हैं, ये राइट्स बहुत बार वायलेट होते हैं। भले ही आपने संविधान में लिख दिया हो कि ऐसा ऐसा हो, लेकिन क्या वो लागू हो पा रहा है अच्छी तरीके से? जी नहीं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी की बात कर रहे हैं वो ऑफन वायलेट होते हमें नजर आ रही है। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने और ये खुद एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट को विजिबल है, मतलब ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो चीजें लिखी है वो एज इट इज एप्लीकेबल नहीं हो रही है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीज दी गई है वो एज इट इज एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट भी कई बार लॉज बनाती है, लाइक जो पार्लियामेंट लॉज बना रही है, स्टैट्यूटरी लॉज, जो कानून जो कि संविधान में नहीं दिए गए, जो कि बाद में पार्लियामेंट ने पास किए। तो अगर हम देखें तो जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब कि संविधान में लिख देने से या पार्लियामेंट के कानून बना देने से जरूरी नहीं होता है कि सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। लाइक अगर हम कहें फ्री लीगल एड के बारे में, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, तो उसको सरकार को अलग अलग कानून बनाना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अब सरकार कानून बना भी दे तो भी जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं यार, वो नहीं एक्सेस कर पा रहे जस्टिस को, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फ्लॉज है। तो ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना या उसको लॉ में बना देना वो इनएडिक्वेट है। चीज़ें तभी होगी जब एक फेयर प्रोसीजर होगा, तब जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा ट्रायल है, वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से होगा, तभी चीज़ें संभव होगी। नाउ इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड क्लैरिटी ऑन व्हाट प्रोसीजर मीन्स आर्टिकल 21। The right to life or liberty could be violated only by fair, just and reasonable procedure. अब ये प्रोसीजर क्या होता है? आपने देखा होगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, या आपने ये वर्ड सुना होगा प्रोसीजर। ये क्या होता है? अगर आपको पता हो, या हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है, आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मैं फिर से पढ़ता हूं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब यहाँ पे बताया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन है आर्टिकल नंबर 21 में। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है कि अगर हम आर्टिकल 21 को ही पढ़े कि कोई भी पर्सन से उसकी लाइफ या लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर प्रोसीजर कहता है, मान लो अगर कानून कह रहा है कि अगर मैंने किसी का खून कर दिया है तो ये प्रोसीजर है कि मुझे फांसी हो, तो मेरी क्या हो गई? लाइफ छीन ली गई, है ना। सो कोई भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन ये संभव है अगर लॉ का प्रोसीजर ये कहता है, अगर वो लॉ ऐसा कह रहा है कि हाँ अगर इस इंसान ने ऐसा काम किया है तो इसकी लाइफ ले ली जाए, तो ये चीज़ संभव है। सो ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग वेबसाइट या ऐप में जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लर्निंग करके है, और एक्स्ट्रा लर्निंग में क्या है? एक्स्ट्रा लर्निंग है, और इस एक्स्ट्रा लर्निंग में जाएंगे तो इट्स ऑल लीगल करके एक सीरीज है, इट्स ऑल
लीगल, क्या है, इट्स ऑल लीगल। और इट्स ऑल लीगल में एक वीडियो है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स पे ही है। इट्स ऑल लीगल डाल दीजिए आप, इट्स ऑल लीगल मैग्नेट ब्रेन्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऐसा करके भी डालेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। Now in adversarial system, the fairness require legal representation. Creation of equal opportunity for accessing the court is a dimension of equality clause in Article 14. अब हमने बात किया है कि इंडिया में एडवर्सीरियल सिस्टम है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एडवर्सीरियल सिस्टम में क्या होता है, एडवर्सीरियल सिस्टम में वकील का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो जज होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यहाँ पे वकील दोनों साइड के होते हैं, दोनों साइड के मतलब एडवोकेट होते हैं, अगर मैं करेक्ट शब्द का यूज करूं यहाँ पे, दोनों साइड के एडवोकेट होते हैं और दोनों साइड के एडवोकेट्स अपनी दलील देते हैं। सो यहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम क्या बात करें कि जो पुअर है वो तो एडवोकेट को हायर ही नहीं कर सकता है ना, तो इंडिया में एडवर्सीरियल सिस्टम है, यहाँ पे एडवोकेट का रोल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एडवोकेट होना ज़रूरी है। जो जज है वो तो न्यूट्रल है, जज दोनों एडवोकेट की बातें सुनेगा और जज को जो सही लगेगा उस हिसाब से वो अपना जजमेंट दे देगा। नाउ क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसिंग द कोर्ट इज अ डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी क्लॉज इन आर्टिकल 14। यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम जो बोलते हैं कि कोर्ट में जाने के लिए सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो गरीब है वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, वो भी कोर्ट में जा सके, वो भी अपना केस लड़ सके, वो भी न्याय के लिए वहां जा सके, वो बिलोंग करता है, उसको हम आर्टिकल 14 से लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 ही बोल रहा है सारे लोग इक्वल हैं, है ना। सो इसको हम आर्टिकल 14 से लिंक कर सकते हैं कि आर्टिकल 14 बोल रहा है कि सब लोग इक्वल हैं। सो गरीब भी कोर्ट के पास में जा सके, अमीर भी कोर्ट के पास में जा सके न्याय मांगने के लिए। Now, in the M.H. Hoscott case, the court observed judicial justice with procedural legal submissions, unclear examination of evidence, leans upon professional expertise. A failure of equal justice under the law is on card where supportive skill is absent from one side. अब यहाँ पे कोर्ट ने समय समय पे लाइक अलग अलग केसेस में बताया है कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर जुडिशरी से अगर हमें न्याय की आवश्यकता होती है तो जुडिशरी न्याय किस बेसिस पे देती है, जुडिशरी न्याय देती है विद फैक्ट्स पे, है ना, फैक्ट्स एंड लॉ। अगर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोर्ट में कौन है, कोर्ट में जजेस हैं। ये जो जजेस हैं, ये जजेस क्या कर रहे हैं, ये जजेस सबसे पहले लॉ को देख रहे हैं कि लॉ क्या कह रहा है, फिर जो दोनों साइड के एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, इधर भी एडवोकेट है और इधर भी अक्यूज्ड, और ठीक है, ये जो दोनों जो पार्टी है ये अपनी अपनी वकील यहाँ पे जजेस को सुना रहे हैं, और जजेस जो डिसीजन ले रहे हैं वो सबसे पहले किसको देखेंगे, वो लॉ को देखेंगे। लॉ के बारे में, लॉ के बाद में वो देखेंगे फैक्ट्स की, फैक्ट क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ के साक्ष्य और उन सारी चीज़ों को देखेंगे, लॉ फैक्ट्स इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। सो यहाँ पे जो अच्छा एडवोकेट होगा वो केस जीत जाएगा। हो सकता है कि ये वाला जो एडवोकेट है इसको पता हो कि मेरे क्लाइंट ने ही मारा है, लेकिन इसने जजेस के सामने कुछ इस तरीके से चीज़ें पेश की कि ये आखिरी में आके जीत गया। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बहुत मैटर करती है। तो इसलिए जो हम देखते हैं कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्यों बच जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से अच्छा वकील हायर कर लेते हैं, और जब वो अच्छे से अच्छा वकील हायर करते हैं तो वो अच्छे से अच्छे फीस भी लेते हैं, अच्छे से अच्छा चार्ज भी करते हैं उनको, और जब अच्छे से अच्छा उनको चार्ज किया जाता है तो जजेस के मन में कैसे भी कंफ्यूजन क्रिएट करके उनको बेल वेल मिलके और वो घर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वकील भी, जो एडवोकेट है उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जज को कन्विंस करता है अपने क्लाइंट को बेल दिलवाने, अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करवाने में। सो आपको समझ में आया होगा कि ये जो लीगल एड है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये किस तरीके से है, आर्टिकल 39A के अंदर दी गई है, फिर हमने ग्रैनविल ऑस्टिन की बात की गई है, और फिर हमने वही सारी बातें की गई है, वही सारी बातें मैंने आपको समझाई है कि क्यों लीगल एड की आवश्यकता है।
आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल तरीके से आसान भाषा में करके समझाऊं। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड, एक्स्ट्रा लर्निंग, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पे क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से, चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आएगी, इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज होंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, वैसा ही अगर आप किसी भी क्लास में जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वीडियोस का फॉर्मेट यही होगा, दैट इज चैप्टर वाइज, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।